तब तक जो है वो आपकी जान और सेहत, तंदुरुस्ती, तवाना और चुस्ती जिस्म के अंदर नहीं आती। इसी मौजू पे हमने आज गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं हबीबुल्लाह शाहिद, जो कि साबिक सदर क्रिकेट एसोसिएशन है। क्रिकेट के ऊपर भी इनसे बात करेंगे और उनके साथ हमारे साथ तैयब गिलानी साहब मौजूद हैं, किसी भी तारफ के मोहताज नहीं। जब भी कबड्डी किसी भी जगह पे लगती है तो इनकी कमेंट्री जो है वो सुनने वाली होती है और ऐसे ऐसे पंजाबी के शेर पढ़े जाते हैं कि सुनने वाला कबड्डी को कम महसूस होता है उसको देख के, और इनकी कमेंट्री को सुन के ज्यादा महसूस होता है। और शायरी खुद से भी लिखते हैं और इसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल कबड्डी के मैच के अंदर चल रही होती है उसे देख के नक्शा जो खींचते हैं वो क्या मजेदार नक्शा होता है। और इसके साथ साथ और नाज़रीन आपको यह भी बताता चलूं कि कबड्डी का मैच चाहे ग्राउंड के अंदर चल रहा हो, आपके पास स्क्रीन नहीं मौजूद, तो तैयब गिलानी इतनी गरीब रखते हैं कि आप रेडियो पे भी इनको सुनेंगे तो आप पूरा नक्शा अपने दिमाग में कबड्डी का खींच सकते हैं कि किस तरह से मैच चल रहा होगा। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा तैयब गिलानी साहब की तरफ चलूं। तैयब साहब, एक लंबा अरसा हो गया है आपको कबड्डी की जो है वो कमेंट्री करने के लिए। आप पाकिस्तान में भी रहे, आउटसाइड ऑफ कंट्री भी गए, काफी लोग आपको पसंद करते हैं। हमारा ये खेल जो है वो दिन ब दिन मकबूल होता चला जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि उठाना पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं सबसे पहले तो आज सिल 41 का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी जो रवायती खेल हैं उनको उजागर करने के लिए आज के प्रोग्राम जो है तरतीब दिया। मैं इस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ कि तू सदका नबी दा बचा या इलाही, कोरोना करी जावे हर पासे तबाही, वसीला पंज तन पाक दा मैं पावा, करी माफ होइयां मौला जो खतावा। क्या बात। कोरोना दे दर तो तू मौला तो दे मौला रहाई, तू सदका पंज तन पाक दा बचा या इलाही, करदा अरज तेरे दरबार मौला, ये फकीर चिश्ती गुनाहगार मौला, खड़ा है तेरे दर ते गर्दन झुकाई, तू सदका नबीदा बचा या इलाही, कोरोना करी जावे हर पासे तबाही। बेशक जी, कोरोना हर तरफ तबाही कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें दुआ करनी है, अल्लाह ताला से भीख मांगनी है। अगर हमें किसी दर से इस वक्त मिल सकता है कुछ तो वो सिर्फ और सिर्फ नबी का दर है, मेरे रब का दर है, क्योंकि अल्लाह ताला हम पे रहम करेगा तो हमें शायद किसी भी दुआई की ज़रूरत ही ना पड़े। अल्लाह ताला माहौल ही ऐसा बना दे कि ये कोरोना खुद ब खुद इस दुनिया से चला जाए। तो अगर हमें किसी को रज़ा मंदी किसी की हासिल करने की इस वक्त ज़रूरत है तो वो अपने अल्लाह ताला की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला के आगे नाज़रीन हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। वक्तन फ़वक्तन हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी दुआएं भी चलती रहती हैं, अज़ान मग़फ़रत भी होती है, तो इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से जल्द अज जल्द हमें भी छुटकारा दे। और इसके साथ साथ मुल्क भर के साथ साथ दुनिया भर में जिस तरह से ये बीमारी फैली हुई है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उन सब की जो है अल्लाह ताला एक तो मग़फ़रत फरमाए, दूसरा जो जिंदा हैं, जो बीमार हैं, उनको सेहतयाब करे। तो तैयब साहब, आप क्या कहेंगे, कबड्डी के खिलाड़ियों को नुकसान कितना हो रहा है इस लॉकडाउन की वजह से? इस वक्त जो कबड्डी के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई तकरीबन 4-5 माह से वो आउट ऑफ फॉर्म हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि कबड्डी जो है वो आपस में 1-to-1 कॉन्टैक्ट की गेम है और बड़ी क्लोज फाइटिंग इस पर करनी पड़ती है। हमारी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है ये कि कबड्डी जिस तरह दूसरी चीज़ों के SOPs बनाए हैं, इस तरह खेलों के भी कुछ SOPs बना दिए जाएं, ताकि ये जो कबड्डी के मैदान और खेलों के मैदान बर्बाद हुए पड़े हैं वो दोबारा से आबाद हों। और ख़ास तौर पर इस पर कबड्डी तो एक ऐसी गेम है, अगर एक खिलाड़ी 1 माह प्रैक्टिस ना करे तो कम से कम वो 6 माह पीछे चले जाता है। और 6 माह जो खिलाड़ी 6 माह प्रैक्टिस ना करे तो फिर आपको पता है कि उसकी वो फिटनेस है। हाल ही में देखें, पाकिस्तान एशिया चैंपियन भी है और वर्ल्ड चैंपियन भी है। दोनों जो कबड्डी के टाइटल हैं इस वक्त दुनिया के, वो पाकिस्तान के पास हैं, और पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया कबड्डी में एक सिक्का जमाया हुआ है। तो लेकिन अरसा 3-4 माह से ये बिल्कुल बड़ी वगरगूंजी कैफियत हुई है, जिस वजह से खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, प्रैक्टिस नहीं हो रहे, सरकारी तौर पे या गैर सरकारी तौर पर भी कोई टूर्नामेंट, कोई मैचेस नहीं हो रहे, जिस वजह से कबड्डी के खिलाड़ियों के अलावा इसके साथ साथ जो जुड़े हुए थे लोग, कमांटेटर हजरात हैं, कमांटेटर हजरात वो एक शुबा है जो किसी सरकारी अदारे में या प्राइवेट अदारे में मुलाजम नहीं होते। इसके साथ अंपायरिंग का शुबा है,
अंपायरिंग के भी लोग जो हैं वो ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट के बाकायदा तौर पे मुलाजम नहीं होते। फिर इसके साथ एक टेक्निकल कमेटी होती है जो सारे मैच को सुपरवाइज करती है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हो गए बैठे हैं। और कबड्डी के जो खिलाड़ी मुलाजमत में हैं उनको तो चलो अदारों की तरफ से तनख्वाह मिल रही है, और तकरीबन 60% 70% खिलाड़ी ऐसे हैं जो किसी भी अदारे में अभी मुलाजम नहीं है। वो रोज़ जो ये कबड्डी के मैचेस सरकारी गैर सरकारी देहातों में मेलों ठेलों पे और ये क्लब लेवल इंटर डिवीज़न लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टूर्नामेंट होते थे वो खेल के उनका घर का वो चूल्हा जलता था। लेकिन 4 माह से वो बिल्कुल उनके चूल्हे भी बंद होने के करीब करीब हैं और वो मायूस भी हुए हैं। और इसके साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। देखें, जिस तरह हम एशिया चैंपियन हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो हमारे खिलाड़ी आने वाले दिनों में वो रिजल्ट नहीं दे सकते। अच्छा तैयब साहब, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि इनकी डाइट का प्लान लंबा चौड़ा होता है, जो कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं इनको मक्खन भी चाहिए, इनको घी भी चाहिए, इनको और बहुत सारी प्रोटीन इन रिच डाइट चाहिए होती है, तो काफ़ी खर्चा आता है इनका। गवर्नमेंट कोई इनको सपोर्ट करती है इस हवाले से? देखिए, गवर्नमेंट जो तो कबड्डी के खिलाड़ी हैं जो किसी सरकारी अदारे में मुलाजम हैं उनको तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जो खिलाड़ी अदारे में नहीं हैं उनके लिए कोई बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनका जिस तरह वजीफा वगैरह मुकर्रर होता है वो नहीं है। वो खुद ही उनको अपने तौर पे ये अरेंज करना पड़ता है, इसलिए वो उनकी माली मुश्किलात तो हैं। लेकिन वो अगर मैचेस वगैरह होते रहें तो वो फिर इस तरह वो चलता रहता है। जिस तरह आपने कहा कि अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, वो बड़ा खूबसूरत शेर है कि कबड्डी खेडन हो भाई जिन्हां रज खादे छन्ने देसी घ्यो दियां चूरियां दे आतफ उन्हां दा जग ते जोड़ केड़ा चुंगे दुध जिन्हां मज्जां बूरियां दे। क्या बात है, क्या बात है तैयब साहब, आपके यही अल्फाज हैं जो कि सुनने के लिए बेताब लोग रहते हैं और कबड्डी से ज्यादा आपकी कमेंट्री पे ध्यान देते हैं। तो हमारे साथ हबीबुल्लाह शाहिद साहब भी मौजूद हैं जो कि साबिक सदर है क्रिकेट एसोसिएशन के, तो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्रिकेट के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो नाज़रीन यहाँ पे भी क्रिकेट के बहुत सारे क्लब्स थे जो कि प्रोफेशनली क्रिकेट को खेल रहे थे और बहुत सारे प्लेयर्स जो थे उससे उन क्लब्स में से ही आगे जाते थे। तो अब क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो शाह साहब, आप क्या कहेंगे? लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, एक तरफ परेशानी, दूसरी तरफ अगर खास तौर पे स्पोर्ट्समैन की बात की जाए और क्रिकेट के लोगों की बात की जाए, फिटनेस का इनको अपना बड़ा ख्याल रखना होता है, क्योंकि स्टेमिना इंक्रीज कर लेते हैं ये वर्जिश कर करके, एक्सरसाइज कर करके, लेकिन जब आप 1 से 2 माह, और आप जैसा कि तैयब गिलानी कह रहे थे कि 4 माह हो गए, प्रैक्टिस ही नहीं करते, ग्राउंड्स नहीं खुले, पार्क्स नहीं खुली, एक्सरसाइज के लिए जिम बंद कर दिए गए थे, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल थे, जैसे कि क्लब्स क्रिकेट के जो हैं वो बंद कर दिया गया, इकबाल स्टेडियम बंद है। तो प्लेयर्स को किन मुश्किलात का सामना है और वो क्या कह रहे हैं कि कितना पीछे चले गए हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि हम अपनी मुश्किलात जो हैं वो क्रिकेटर्स की वो आपके यहाँ से लोगों को बता सकें। देखिए, हमारे फैसलाबाद में क्रिकेट के तीसरा बड़ा शहर है पूरे पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आलमोस्ट जो पीसीबी से प्लेइंग राइट्स और रजिस्टर्ड क्लब हैं वो 84 हैं, और उसके अलावा 130 क्लब्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिकेट खेल रही हैं। तो वो इस वक्त तो क्रिकेट बिल्कुल 4 महीने से बंद कर दी गई है, ग्राउंड्स बंद कर दिए हैं, इकबाल स्टेडियम बंद है, बड़ों वाली ग्राउंड, टूर्नामेंट्स हो रहे थे, कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा है इस वक्त। तो क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस लेवल अपना बरकरार रखने के लिए उनको, आपको पता है कि प्रैक्टिस जो है क्रिकेट की वो तो इतनी ज़रूरी है कि उसके बगैर आप क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। तो उसमें फिटनेस लेवल से ग्राउंड्स में भी नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं है, कोई टूर्नामेंट्स नहीं है, इसलिए मतलब प्लेयर्स को जो है वो मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छा हबीबुल्लाह साहब, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। कॉलर क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, हमारी शो की शान है, तो उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रंधावा साहब पूछिएगा, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जी, मैं प्रोग्राम देख रहा सी, मैं ना ਉਹ ਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ, ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਪਾਇਰ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ
अच्छी गल की है जी गिलानी साहब ने, इवें होना चाहिए जी, ग्राउंड बहाल होने चाहिए। प्लेयर बहुत लूज हो गए यार, प्रैक्टिस नहीं करते, दिल नहीं करता जो मैच नहीं खेलन नूं मिलने, फिर प्रैक्टिस नहीं करते, अपनी जान नहीं मारते। लगाओ नहीं कबड्डी चों लगाओ, खत्म होंदा जा रहा प्लेयरां दा जी। जी असद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की गई और इनका भी यही कहना था कि खास तौर पे जो है वो अगर इनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती और जोर आजमाई अगर वो ग्राउंड के अंदर नहीं करते, रनिंग नहीं करते, तो इनका कहना है कि इनका स्टेमिना कम हो जाता है, ग्राउंड्स खोले जाएं। और दूसरा, बेरोजगारी के हवाले से भी उनका कहा जा रहा था कि ना सिर्फ एक प्लेयर होता है जो कि इस फील्ड से वाबस्ता होता है, बल्कि उसके बैक एंड पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस फील्ड के अंदर काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे होते हैं, अपना नाम बना रहे होते हैं और मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, हम तो यही गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि ग्राउंड्स जो हैं वो खोल दिए जाएं, क्योंकि तैयब गिलानी साहब भी यही कह रहे हैं और इसके साथ साथ हबीबुल्लाह शाह साहब भी मौजूद हैं, वो भी यही कह रहे हैं, क्योंकि जहां पे बहुत सारे मसाइल का सामना कबड्डी के प्लेयर्स को करना पड़ रहा है, हमारे साथ जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो भी बहुत सारी मुश्किलात से दो चार हैं। तो हबीबुल्लाह शाह साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कहेंगे सर आप कि ग्राउंड्स खोल देने चाहिए एसओपीज को फॉलो करके? देखिए, एसओपीज को फॉलो करके ग्राउंड खोल देने चाहिए। देखिए, डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आपको जो है इम्यूनिटी आपकी जो है वो बढ़नी चाहिए कोरोना के लिए। आपकी इम्यूनिटी अगर बढ़ेगी तो आप कोरोना के साथ लड़ सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, गेम्स नहीं होंगी, तो हाँ जी जी ये जी। पॉसिबल ही नहीं है कि इम्यूनिटी बढ़ सके। लोग घरों में बैठे हैं, उनको ग्राउंड्स एसओपीज के साथ खोल देनी चाहिए। क्रिकेट में तो आप बहुत इजीली एसओपीज फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप एसओपीज फॉलो करके क्रिकेट खोल देनी चाहिए ताकि लोग अपने नेट प्रैक्टिस पे, वो नेट के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये एसओपीज का जो है वो हम बता देंगे। अगर हम पीसीबी और गवर्नमेंट हमें देगी, हम उनको दे देंगे कि उसके मुताबिक जो है वो क्लब्स जो हैं वो प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए और मैचेस भी एसओपीज के मुताबिक ही हम करवाना शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रीट क्रिकेट मैचेस बहुत ज्यादा होते थे, टेप बॉल मैच हो रहे हैं, फुटबॉल मैच हो रहे हैं और बहुत सारे प्लेयर्स आपको गलियों मोहल्लों से ऐसे मिल जाते थे जो कि बड़े बड़े अकेडमीज में भी नहीं मिलते, तो वो भी आजकल बंद है। तो क्या कहेंगे, लोग करें तो आखिर करें क्या? जब मैदान वीरान हो जाएंगे तो वर्जिश नहीं कर पाएंगे लोग, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, अपनी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो इम्यूनिटी तो बूस्ट नहीं होगी इस तरह। इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी। प्लेयर्स जो हैं वो, एक तो पहले ही क्रिकेट बहुत महंगी गेम थी, आप उसमें अगर आप देखें तो 80-90% लड़के जो है ना वो गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए क्रिकेट खेलना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया। एसओबीज के साथ तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लड़कों को क्लब्स को सपोर्ट करें और लड़कों को एसओपीज की जो ग्राउंड्स में हैं उसको इंतजाम करके दें ताकि एसओपीज के साथ वो क्रिकेट खेली जा सके। उन लड़कों के लिए क्रिकेट बहुत मुश्किल होती जा रही है, अब गलियों में नहीं खेली जा सकेगी, गलियों में तो एसओपीज को फॉलो करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए ग्राउंड्स में ही क्रिकेट होनी चाहिए। क्लब्स को जो है उनको एसओपीज के साथ अमल करके क्रिकेट करवाई जाए और हाँ, ताकि प्रोफेशनल प्लेयर्स जो हैं उनको तो ना किसी किस्म की रुकावट का सामना करना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इस वक्त मुझे इतने लड़कों के फोन आते हैं कि जी कब ग्राउंड्स खुल रही हैं, हम क्रिकेट कब खेल सकेंगे, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा, पोटेंशियल कितना है हमारे फैसलाबाद के अंदर क्रिकेट? फैसलाबाद में पोटेंशियल की बात अगर करें तो हमारा मिसबा जो है वो फैसलाबाद के ही हमारे रीजन का कप्तान था, हफीज हमारे फैसलाबाद का है, सईद अजमल था, मोहम्मद आसफ है। टैलेंट की बात अगर करें तो फैसलाबाद का तीसरा बड़ा शहर है। अच्छा हबीबुल्लाह साहब, क्या कहेंगे अगर खास तौर पे बात की जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर की, जैसे शुएब अख्तर थे, फास्ट बॉलर थे और दुनिया भर में उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कहा जाता था कि उनके जॉइंट्स का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से स्पीड उनकी ज़्यादा थी। सईद अजमल का भी कहा जाता है कि उनकी फिंगर शायद टूटी थी, इस वजह से वो स्विंग ज़्यादा कर पाते थे। तो ये थोड़ी बहुत म्यूटेशन होना ज़रूरी है आपको नंबर 1 पे आने के लिए? देखें, वो तो एक मतलब सईद के क्रिकेट खेलते हुए तो चोट जो है वो लगी जाती है, फिंगर्स पे तो चोट हर सूरत लगी जाती है। आप कभी पॉसिबल नहीं है, बैट्समैन है तो उसके बॉल लग जाती है, फील्डर है उसके बॉल लग जाती है, फिंगर्स का तो थोड़ा बहुत ये होता ही है। उसमें अब ये तो नहीं है कि खुद तो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा आसिफ साहब, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? मैं शुएब अख्तर को, फास्ट बॉलर शुएब अख्तर जो है वो हमारा लेजेंड है, और बैट्समैनों में मियां दाद।
बिल्कुल ठीक है। तैयब गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होती है। पंजाबी के शायर जो हैं वो शेर बीच बीच में के अंदर ये बोलते रहते हैं और ऑडियंस को हंसाते भी रहते हैं, मजाक के लिए भी बात करते रहे। अच्छा तैयब साहब, कबड्डी के अंदर जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको इनामात देने के लिए भी आते हैं आपकी आवाज़ सुन के, और बिना थके, बिना रुकावट के और चुप हुए बिना आप लगातार कमेंट्री करते हैं, और वहाँ पे जो प्लेयर मौजूद होता है उसका जुस्सा देखने के बाद जो है उसके ऊपर शेर जो है या ताने आप कसते हैं अगर वो हार जाता है। तो इसी बात का मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त चिट चैट जो है हमारे मेहमानों के साथ चल रही है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हसीन सुबह जारी और सारी है और हमारे साथ खूबसूरत मेहमान हैं और कबड्डी के कमेंटेटर हमारे साथ तैयब गिलानी मौजूद हैं। ब्रेक से पहले उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी। तो तैयब साहब, आपने एक बुक भी लिखी है जिसके अंदर 104 बेस्ट प्लेयर्स के हवाले से आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कबड्डी के प्लेयर्स के हवाले से। वो उस बुक के हवाले से भी जानना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप फैसलाबाद के जो ऑडियंस है, हमारी जो नाज़रीन है, उनके लिए कुछ शेर पढ़ के आगाज़ करें ब्रेक के बाद। जी, मैं कबड्डी के मतलब वो शेर पढ़ूंगा। कहते कबड्डी कम नहीं यार बेजुरतिਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਮੈਦਾਨ ਸੰਵਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਏ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਕਲਿਆਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਤੇ 12 ਦਾ ਹੈ ਮੁਨਕਰ कौडी मैदान में हार। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत बात। आखिर पे सबसे खूबसूरत बात आपने की और इस बात ने दिल जीत लिया हमारा। तो तैयब साहब, क्या कहेंगे आप, जो आपकी जान से बुक लिखी गई है, सबसे पहले तो ये बताइएगा उस बुक लिखने का ख्याल आपके जहन में किस तरह से आया, और अपने ख्याल को पाया तकमील तक पहुंचाते हुए, लिखते हुए उस किताब को आपने किन मुश्किलात को देखा और किन अच्छी चीज़ों को देखा, उसका रिस्पांस कैसा रहा, ऑडियंस ने उसे लाइक किया नहीं किया, इस हवाले से बताइए। मैं तकरीबन जी कबड्डी की टीम्स के साथ 1997 से लेकर 2016 तक को 20 से 22 दफ़ा मेरे इंडिया पंजाब के टूर हैं। तो इंडिया पंजाब में जब हम जाते थे तो उधर देखते थे कि कबड्डी की उधर दर्जनों बुक मुख्तलिफ राइटर्स ने लिखी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसमें आज तक किसी ने कलम नहीं उठाया था। पाकिस्तान में कबड्डी के ऊपर कोई बुक नहीं लिखी हुई थी। जब मेरे दिल में आया यार पाकिस्तान में टैलेंट इंडिया से ज़्यादा है, तो क्यों ना हम भी इसको एक बुक की शक्ल में लेके आएँ, ताकि एक डॉक्यूमेंट आपके पास बने जो मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में हो, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं उनमें हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में हो, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में हो, मुख्तलिफ जगह पे वो बुक पड़ी हो। तो उधर से देख के मुझे ये शौक़ पड़ा। फिर मैंने आके ये कोशिश कीजिए 4 साल की तगोदो के बाद कराची से लेकर पेशावर तक जहाँ जहाँ भी वो कबड्डी के खिलाड़ी थे वहाँ पे मैं गया हूँ और उनसे मैंने गुफ्तगू की है और उनकी लाइव इंटरव्यू किए हैं और उसको उस बुक में लाया है। और सबसे उसकी खूबसूरती की बात यह है कि उसकी फ्रंट पेज पे जो तस्वीर लगाई है ना, वो जो 1928 में मुत्तहिदा पंजाब की टीम थी, नवाब उमर अटवाना जो है वजीर आला पंजाब थे उस वक्त, उन्होंने एक टीम बनाई हुई थी कबड्डी की। उस कबड्डी की पूरी टीम की तस्वीर और उनके नाम नीचे, उनके ज़िले के कहाँ के वो रहने वाले हैं वो लगाई हुई है। और उनकी फिर हिस्ट्री लिखी, जो भी लोग उस वक्त ज़िंदा थे, अब तक ज़िंदा थे या उनके कोई अजीज़ो कारम मिले। जो मुझे मिले कि नवाब ने जो टीम बनाई हुई थी ना, उस वक्त कबड्डी के एक खिलाड़ी को सिर्फ 18 रुपये तनख्वाह मिलती थी। क्या बात है। उन्होंने 18 रुपये, उस वक्त एक फौजी जवान की तनख्वाह 18 रुपये थी, 18 रुपये तनख्वाह मिलती थी। बाकी जो खर्च अखराजात खाने पीने के वो आप सब अदा करते थे। उसको जर्नैली टीम कहते थे। अच्छा, पुराने दौरों में ये भी तो बड़ा देखा जाता था कि जब आपके गाँव से, आपके पिंड से कोई जवान जो है वो कबड्डी का अगर अच्छा प्लेयर है तो उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं थी पड़ती। गांव के लोग ही उसे घी के टीन भी दे रहे होते थे, मक्खन भी पहुंचा रहे होते थे, लस्सियां भी उसके घर पे पहुंच रही होती थी, किसी घर से चूरी आ रही है। तो वो ट्रेंड आजकल खत्म हो गया, उस हवाले से क्या कहेंगे?
दरअसल ये पहले वाकई ये ट्रेंड था कि जो भी अगर कोई मतवस्त तबके का खिलाड़ी कबड्डी खेलता था पूरा गांव उसको सपोर्ट करता था। इसकी जिंदा मिसाल ये हमारे साथ ही गांव है एक चिरंजा जीम्बे टोटियां, उसमें एक लड़का था फरजान अली जो पाकिस्तान वापडा में रहा, इंटरनेशनल भी कबड्डी काला है, उसको फंदी रंधावा कहते थे। उसके मुतालिक ये मशहूर था कि पूरे गांव ने उसको मिलके उसको पाला, जिस घर में वो मर्जी जाए और जहां हर घर में उसकी रोज एक घर उसकी दावत करता था, जितना मर्जी कहीं से दूध पिए मक्खन। अच्छा तैयब साहब, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहां से बात कर रहे हैं और कौन सा? मैं नोमान शेख बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। मियां हसीब साहब से मुझे एक सवाल करना है। जी जी मियां हसीब साहब से बात हो सकती जी है? जी सुन रहे हैं वो आपकी आवाज को, आप सवाल कर सकते हैं। जी हसीब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हसीब भाई पूछना ये था, नोमान शेख बोल रहा हूँ, पहचान तो गए होंगे आप? जी 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 बिल्कुल। हेलो। जी जी आप सवाल करें। अच्छा हसीब भाई, इस तरह है कि ये अब गवर्नमेंट की तरफ से जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट पे बैन लगा है, तो अब ये जो नए प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे अपने आप को आगे ला सकते हैं, कैसे करियर को अपने बिल्डअप कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया नुमान आपके कॉल करने का। हसीब साहब बताइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट जो पीसीबी ने ख़त्म की है, उस पर हमने पीसीबी को कई दफ़ा कहा भी है कि ये हमारे क्रिकेटर्स के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने जुल्म किया है, मैं तो इस हद तक कहूँगा। क्योंकि डिपार्टमेंट से जो लड़के आते थे उनकी जॉब्स होती थी, उनको जॉब्स होने के बाद वो मतलब उनको तनख्वाह मिलती थी, वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस अपने घरों के खर्चे उस तनख्वाह से उठाते थे और वो गेम की तरफ उनका पूरा मतलब तवज्जो होती थी, रुझान होता था। लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होने के बाद वो बेचारे बेरोजगार हो गए। अब डिपार्टमेंट कोई क्रिकेट नहीं करवा रहा, ना उनको तनख्वाहें दे रहा है। अब उनके लिए बेचारे लाहौर में एक कोच था, उसने आम की रेडी लगाई हुई है यार। यहाँ पे क्रिकेटर्स जो हैं वो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बेचारा रेडी लगा रहा है। मतलब इस हद तक पीसीबी को सोचना चाहिए कि उनकी जॉब्स देखें, वो बैंक्स उनको तनख्वाहें देते थे, पीसीबी पे उसका कोई बर्डन नहीं था। पीसीबी को चाहिए कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा ओपन किया जाए ताकि उन लड़कों का रोजगार जो है वो दोबारा ओपन हो और क्रिकेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो देखें। कंपटीशन ज़्यादा लड़कों में कंपटीशन होगा तो क्वालिटी क्रिकेट मिलेगी, थोड़े लड़कों में कंपटीशन के साथ क्वालिटी क्रिकेटर उस तरह नहीं मिलेंगे। आपको फिर मजबूरी होगी, किसी ना किसी को तो लेना होगा। देखिए, अगर आप 1000 इंटरनेशनली एम्बैरेसमेंट का सामना भी फिर करना पड़ेगा। अगर आप 1000 बच्चे को क्रिकेट, उनमें से आप टैलेंट निकालेंगे, तो हमारे पाकिस्तान में तो हमेशा यही रहा है कि जिस बच्चे का पता भी नहीं होता वो पाकिस्तान खेल जाता है, उसका टैलेंट ही बहुत होता है। वो क्लब्स में नहीं आ रहा होता लेकिन उसका टैलेंट जो है एकदम से वो सामने आता है और वो पाकिस्तान खेल जाता है। इस तरह हमें क्रिकेट को थोड़े लड़कों में, थोड़े उसमें नहीं लेके जाना चाहिए। पीसीबी को और इमरान खान से भी मैं अपील करता हूं कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा बहाल किया जाए ताकि लड़कों के रोजगार और जो है ना उनके लिए प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। क्रिकेट बहुत मुश्किल हो गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इस मुश्किल क्रिकेट को आसान बनाने के लिए और ज़्यादा टैलेंट को हंट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट को लेने चाहिए। अगर वो नहीं लेते तो क्वालिटी प्लेयर्स, मेरा नहीं ख्याल, हम अपनी कंट्री के अंदर बना सकते हैं। क्वालिटी प्लेयर्स कैसे निकलेंगे? देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट में मैं तो ये कहूँगा कि पहला सेटअप वैसे ही रहना चाहिए था। ऊपर जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 6 टीमें होनी चाहिए थी, हाँ, उनमें से जो कंपटीशन करके लड़के, परफॉर्मर लड़के थे, उनकी 6 टीमें बना के वो क्रिकेट करवा देते। उन्होंने अब सारी क्लब्स ख़त्म कर दी हैं, क्रिकेट ख़त्म कर दी है, इस वक्त डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए हैं। अब आइन इस वक्त मुअत्तल है, क्रिकेट का कोई क्लब का जो है वो कोई उसका नहीं है, किसी को कोई स्कोप नहीं है आगे क्रिकेट खेलने का। माँ बाप जो आते थे कि जी बच्चा ये लें, इसको पाकिस्तान खिलाना है, इसको प्लेयर बना दें। चलें, वो पाकिस्तान तो नहीं खेलता था लेकिन वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में ज़रूर उसकी जॉब हो जाती थी, वो अपने घर का खर्चा जो है वो उठा सकता था। लेकिन अब वो कहते हैं कि जी ना तो उसकी जॉब होनी है किसी बैंक पे, ना उसके लिए कोई रोजगार का, वो कहते हैं कि जी छोड़ दो क्रिकेट। और इस तरह क्रिकेट जो है ना वो खत्म होती जा रही है। ये तो फिर इसी तरह हुआ कि हमारे मुल्क से जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रिज़्क की कमाई के लिए जो है वो इस खेल को छोड़ते चले जाएंगे और अल्टीमेटली नुकसान हमारी कौमी टीम को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो प्लेयर्स अगर खेलते नहीं होंगे, यही वो सितारे होते हैं जो कि कल को जाके कौमी
टीम के अंदर चमकते हैं और इनकी चमक पूरी दुनिया देखती है। बिल्कुल अगर आप इनकी चमक को सिर्फ चंद रोटियों के लिए मान कर देंगे तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है हमारी कौम के लिए भी, हमारे शहर के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी। तो तैयब गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब साहब, स्कोप की बात की जा रही थी क्रिकेट के हवाले से, अब थोड़ा सा कबड्डी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। कबड्डी का स्कोप आज से पहले देख लिया जाए, चंद साल पहले पीछे चला जाए तो इस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप्स नहीं होती थी, स्कोप प्लेयर्स को वैसा नहीं मिलता था जैसा उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा ही एक सेहतमंद स्पोर्ट्स है कबड्डी जो है। लेकिन अब आके इसे बड़ा स्कोप मिल गया था, टूर्नामेंट्स होते थे, वर्ल्ड वाइड हमारे प्लेयर्स जो हैं वो खेलने जाते थे। तो आप क्या कहेंगे, एक खोई हुई साख कबड्डी ने वापस हासिल कर ली थी, प्लेयर्स खुश थे इस हवाले से? बिल्कुल जी, प्लेयर बहुत ज़्यादा खुश थे। प्लेयर्स को इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने को मिलते थे, जिस तरह मैंने आपको कहा कि एशियन चैंपियनशिप्स हो रही थी, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने फिर वर्ल्ड कप करवाया, और इस तरह के पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बैरून मुल्क हर साल पाकिस्तान के खिलाड़ी यूरोप में भी जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं और दीगर ममालिक में भी जाते हैं। पिछले दिनों दुबई में भी एशियन चैंपियनशिप हुई है, उसमें भी पाकिस्तानी टीम ने पार्टिसिपेट किया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाहर जाने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता था। जिस तरह मैं ये करूं कि स्कोप की आपने कहा कि पहले इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट नहीं होते थे, इसका क्रेडिट अगर मैं कहूं बरमला के ये इंडियन पंजाब की जो सिख बरादरी है ना उनको जाता है, क्योंकि उधर से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ। पहले 5 वर्ल्ड कप उन्होंने करवाए और पहली दफ़ा कबड्डी में 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा। क्या बात। और कोई 1 करोड़ का इनाम मामूली हो, इंडियन 1 करोड़ पाकिस्तान का लगभग 2 करोड़ बन जाता था। ठीक है तैयब साहब, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आके यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ख़वातीन की अगर बात की जाए तो ख़वातीन अपने स्टाइल को लेके बड़ा कॉन्शियस होती हैं और खूबसूरत दिखने के लिए ख़ास तौर पे एहतमाम किया जाता है शॉपिंग का। तो यहाँ पे जब ख़वातीन की पर्सनैलिटी की बात हो तो स्टाइलो ब्रांड का नाम ना लिया जाए तो ज्यादती होगी। स्टाइलो पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड है, जो कि अगर आपने अपने शूज़ खरीदने हैं, अपने हैंड बैग्स या पेट्स समेत दीगर एसेसरीज ज्वेलरी की खरीदनी है तो स्टाइलो विजिट करें, ताकि आपको 51% डिस्काउंट जो है वो मिल सके। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए www.stylo.pk पे जाएं, ताकि आप अगर वहां पे शॉप पे नहीं जाना चाह रहा तो अपने फेवरेट आर्टिकल्स आप उनकी वेबसाइट से परचेज कर सकें। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं नाज़रीन कि लॉकडाउन तो है, लेकिन सुबह 9 से 5 बजे तक इनकी शॉप्स ओपन है। तो फैसलाबाद के अंदर जितने भी आउटलेट्स हैं उनके अंदर जाएं और अपनी मनपसंद चीज़ों की शॉपिंग 51% डिस्काउंट के साथ हासिल करें। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जितने भी शॉप्स यहाँ पे मौजूद हैं फैसलाबाद के अंदर, यहाँ आउटसाइड द सिटी जो मौजूद है उनके अंदर SOPs का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। शॉप्स को खोलने के बाद उनको पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है डिसइंफेक्टेंट से, उसके बाद जितने भी लोग आते हैं उनको सैनिटाइजर्स वहां पे अवेलेबल हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। ये तमाम चीजें देखने के बाद शॉप को ओपन किया जाता है ताकि कस्टमर्स जो हैं उनकी केयर भी की जा सके और उनकी फेवरेट चीजें भी उनको प्रोवाइड की जा सकें। इसलिए हमारा तो यही कहना है जनाब, अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो स्टाइलो की शॉप पे जाएं और स्टाइलो सी चीजें जो है वो खरीद के अपनी शख्सियत को संवारें। तो तैयब गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू जो है वो जारी सारी थी। तो तैयब साहब वहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, ये जो कबड्डी के बारे में बात हो रही थी कि इसके स्कोप के बारे में कि इंडियन पंजाब के जो सिख बरादरी है ना, इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है। वो दुनिया में जहाँ जहाँ भी गए हैं ना, वो वहाँ कबड्डी को लेके गए हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप, जर्मन, दुबई वगैरह जा रहे हैं तो उन्हीं की वसासत से जा रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है खिलाड़ियों को बैरून मुल्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवाने में। अब अगर पाकिस्तान का एक खिलाड़ी हर साल 3 महीने के लिए जाता था आउट ऑफ कंट्रीज कबड्डी खेलने, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा के लाता था, जिसका उसकी फैमिली को भी फ़ायदा होता था, हमारे मुल्क को भी होता था। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि कबड्डी के मोस्ट खिलाड़ी या सेमी एजुकेटेड हैं या कोई बहुत कम सी उनके कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कबड्डी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्कोप मिला। पूरी दुनिया में वो घूमे हैं। जिस तरह हम कबड्डी की कमेंट्री के दौरान कहते हैं
कि ना कोई डिग्री, हाँ। ना डिप्लोमा, हाँ। ना इलिट दी तैयारी, हाँ। कौडी खेड ला मुंडिया, टिकट मिल जू कनेडा वाले। क्या बात है, क्या बात है तैयब साहब। और इस कनाडा की टिकट को हासिल करने के लिए जो उसके पीछे मेहनत होती है कई सालों की, लोग उसे नहीं देखते, सिर्फ उस दिन की परफॉर्मेंस देखते हैं जिस दिन मैच होता है। तो नाज़रीन, उसके लिए खास तौर पे इनकी जान से मेहनत की जाती है और बैलों की तरह, मतलब जो मैंने देखा है, बैलों की तरह हल जो है वो खुद चलाते हैं प्लेयर्स खेतों के अंदर, ताकि जोर लगाएं और जोर लगा के अपने मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकें, मजबूत बना सकें। और इस मजबूत मसल्स के साथ फिर जो ऑपोजिट प्लेयर्स होते हैं उनको चित किया जाता है। तो इनकी ट्रेनिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है। जैसे मैं पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर देख रहा था कि बिनियामीन हमारा जो प्लेयर है और फैसलाबाद से उसका ताल्लुक है, बड़ा जबरदस्त खेल उसने इस वर्ल्ड कप के अंदर पेश किया और फख्र बना हमारे शहर के लिए दुनिया भर में। तो क्या कहेंगे उसके लिए? उनकी ट्रेनिंग में देखता हूं बड़ी सख्त होती है, लेकिन इस ट्रेनिंग का बाद में पूछूंगा। हमारे साथ पहले एक कॉलर मौजूद है, तो कॉलर ले लेते हैं। कॉलर बड़े ही प्यारे होते हैं, इनके बिना हमारा शो जो है वो अधूरा होता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? मैं इफ्तिखार हूं, मुझे रोड फैसलाबाद। जी जी इफ्तिखार साहब। ऐसा कि मैं कि तैयब अली साहब ने बुक का जिक्र किया कि उन्होंने कोई बुक कबड्डी के मुतलक लिखी है। जी जी ਉਹਦਾ मैं पूछना चाहना कि ਕਿਹੜੀ जगह तो मिलूगी, इथों मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ मिलूगी ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ जगह तो प्रोवाइड की जा सकती है? जी इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया। मैं तैयब साहब से आपका सवाल जो है वो पूछता हूं ताकि वो जवाब दे सकें। तैयब साहब, लोग कबड्डी में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और आपने जो किताब लिखी है उसे पढ़ना चाहते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और कौन से बड़े प्लेयर्स थे, तो वो जानना चाहते हैं ये बुक कहां से मिलेगी? ये जी बुक अल्टीमेटली सेल हो चुकी है तकरीबन। अगर कोई थोड़ी बहुत कॉपीज इसकी होंगी, वो एक तो हमने इसकी आउटलेट बनाई थी मजीद बुक डिपो अमीपुर बाजार में, बुक की बहुत पुरानी दुकान है। और दूसरा जो हमारा डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन का ऑफिस है हॉकी स्टेडियम मदीना टाउन में, ये हॉकी स्टेडियम मदीना टाउन से भी इजीली आपको मिल सकती है। ठीक है जी, आपने इफ्तिखार साहब इनकी बात सुन ली। अगर आप चाहते हैं कि वो कॉपी आपको मिले तो आप मुतलका जगह पे जाके उसे परचेज कर सकते हैं। तो हमारे साथ तैयब साहब मौजूद है। तैयब साहब, ट्रेनिंग के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। जी, ट्रेनिंग जो है ना बहुत ही इसकी कठिन सी ट्रेनिंग होती है। पहले रनिंग करनी पड़ती है, खिलाड़ी को 10 से 12 किलोमीटर रनिंग करते हैं। उसके बाद आके ये स्प्रिंटें लगाते हैं, 18 से 20 स्प्रिंटें लगाते हैं। फिर इनको वो डंड वगैरह लगाते हैं। डंड के बाद इनकी एक जो बड़ी मुश्किल सी ट्रेनिंग होती है, कोई 20 फुट ऊंचे पाइप के ऊपर एक रस्सा बंधा होता है, वो इसने 20-25 फुट इस तरह रस्से को बांध के ऊपर जाना, में ताकत चाहिए उसके लिए, बाद में इस तरह ऊपर जाना और इसी तरह नीचे आना और कई कई दफा ये अमल बार बार दोहराना। और उसके बाद आपस में जो गेम प्रैक्टिस करनी है ताकि टेक्निक जो है ना वो आ जाए और टेक्निक पे महारत हासिल हो जाए। जिवें कहते ना, खुच पुटनी नाले लानी ढाक मित्रो, हाँ। दा मेहनतां दे नाल आंदे सारे खा के खुराक मित्रो। क्या बात है, इसमें खुराक की भी जरूरत उतनी है और मेहनत की भी जरूरत उतनी है। दूसरी, जिस तरह आपने बिनियामीन की बात की है, ये हमारा यंगस्टर खिलाड़ी है और टैलेंटेड है। पाकिस्तान में उसने वर्ल्ड कप में आउट ऑफ परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा दी है कि वो बहुत ज्यादा लोग उसके फैन हो चुके हैं और उसकी बाकायदा ये प्रैक्टिस भी इसी हिसाब की थी। मैं आपको ये भी आपके प्रोग्राम के वसासत से बताना चाहता हूं कि इस वक्त 16 रुकनी टीम में से 12 खिलाड़ियों का तल्लक वो फैसलाबाद से है। क्या बात है। वो ये फैसलाबाद को बहुत ज्यादा, और तमाम डिपार्टमेंट, चाहे पाकिस्तान वापडा हो, रेलवे हो, आर्मी हो, पुलिस हो, एयरफोर्स हो, तमाम टीम्स में 90% खिलाड़ी तल्लक फैसलाबाद से। तो नाज़रीन देख लें हमारे फैसलाबाद की मट्टी किस कदर ज्यादा जरखेज है। जहां पे कबड्डी की बात की जाती है, सबसे आगे जवान हमारे फैसलाबाद के ही होते हैं और ये हमारे लिए फख्र की बात है। और यही वो जवान है जिनकी वजह से हमारा सर जो है वो फख्र से बुलंद हो जाता है। तो 90% इनका कहना है कि हमारी कौमी टीम के अंदर प्लेयर्स अगर हैं तो वो फैसलाबाद से। हमारे कैप्टन भी फैसलाबाद से उनका ताल्लुक था और जब वो जीत के फैसलाबाद आए तो बड़ा ही उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया था। हाँ जी बिल्कुल। और इस्तकबाल के अलावा लोगों ने, फैसलाबाद के बिजनेसमैन ने, फैसलाबाद की सिविल सोसाइटी ने, फैसलाबाद के शायकीन ने और कबड्डी लवर्स ने एक दो नहीं हजारों नहीं लाखों रुपए के उनको इनामात दिए, कैश प्राइज दिए, उनकी हौसला अफजाई की, जिस वजह से अब आप अगर हम गांव में जाके देखें ना, हर गांव में 40-50 बच्चे जो है ना
वो कबड्डी की खेल रहे ट्रेनिंग होते हैं। वगैरह करते हैं। पजीराई वैसे काफी मिल गई है। पजीराई वर्ल्ड कप की वजह से बहुत मिली है, और उसके अलावा जो इनको इनामात मिले हैं उनकी वजह से भी काफी हौसला अफजाई हुई है। अच्छा, दूसरा ये भी तो देखने में आता है कि ठीक है, दूसरी स्पोर्ट्स भी हैं, उनके अंदर भी बच्चे काफी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खासतौर पे कबड्डी की बात की जाए, कबड्डी के अंदर जोर आजमाई बहुत होती है, तो अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है इस खिलाड़ी को। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है जो कि देखने को मिलती है। और अगर किसी बच्चे का अब टीम के अंदर मुंतखब नहीं भी होता, तो वो ट्रेनिंग जब करता है, अपनी सेहत की केयर करता है, तो उसके माँ बाप भी खुश होते हैं, अपने आप को फिट भी रखता है। तो ये एक बड़ी मुस्बत चीज है, और रुझान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है कबड्डी की तरफ लोगों का। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, ये देखना इस वक्त जो वर्ल्ड कप हुआ, इसमें तकरीबन 40% वो खिलाड़ी थे जिन्होंने पहली दफा वो टूर्नामेंट खेला था, जिसमें ये बिनियामीन जो है, इसने भी पहली दफा इतना बड़ा टूर्नामेंट खेला था। वह हमारा स्पीड स्टार नौजवान खिलाड़ी था कलीमुल्लाह जट, उसने भी ये पहली दफा ये टूर्नामेंट खेला था। इसके अलावा अली वड़ाइज था लड़का एक गुजरात का, उसका भी ये पहला टूर्नामेंट था। शानी बसरा था। इस तरह के जो खिलाड़ी से 60% जो खिलाड़ी थे वो पहली दफा टीम में शामिल हुए थे, और सब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। हमारे साथ एक कॉलर है तैयब साहब, कॉल ले लेते हैं, कॉलर बड़े जरूरी होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं और कहाँ से? असद रंधावा जी, फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। गिलानी साहब से पूछना था कबड्डी दोबारा स्टार्ट कब होगी? जी बहुत शुक्रिया असद साहब आपके कॉल करने का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबड्डी कब शुरू होगी? जो शायकीन है वो अपने प्लेयर्स को मैदानों में देखना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारी तो कोशिश ये है कि बार बार इख्तियार से ये अपील भी की है कि कबड्डी के मैदानों को बहाल किया जाए। कम से कम कबड्डी का ये जो एक ताकतवर नौजवानों की खेल है, और ताकत का बार जिस्म में कोरोना नहीं आता। क्या बात? कोरोना हमेशा बीमार जिस्म पे हमला करता है। इसमें कबड्डी में एक ताकतवर जिस्म होता है, ताकतवर सेहतमंद दिमाग भी होता है, जो सारी चीजों को हैंडल कर रहा था और उसके मुताबिक वो अमल करते हैं। अच्छा, तो हमारे प्लेयर्स के लिए कुछ चंद अल्फाज अपनी शायरी में कहना चाहें अगर आप, क्योंकि वक्त खत्म होता चला जा रहा है, तो मैं चाहता हूं हमारे फैसलाबाद के जवानों के लिए, जो कबड्डी के प्लेयर्स हैं, उनके लिए चंद अल्फाज आप। जी, उनके लिए ये है कि मैं पुत्र देश पंजाब दा, हाँ। मेरी धरती मेरा मान, क्या बात है खेड कबड्डी जान दी, जो शोभा बनी मैदान दी, सब गबरू शेर हान दे, हाँ। जद उत्तर विच मैदान दे, क्या बात। फिर समा जिया बजदा, जद गज्जन शेर जवान, मैं पुत्र देश पंजाब दा, मेरी धरती मेरा मान। इत्थे पैण वगारा सांझियां, सब जित्तां हारां सांझियां, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੈਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਹ ਨਾ ਵੱਗੇ ਬੈਰ ਦੀ, ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਸੇ ਝੁੰਬਰ ਪਾਣ, मैं पुत्र देश पंजाब दा, मेरी धरती मेरा मान। मेरी धरती मेरा मान, क्या बात है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? और मैं ये भी कहना चाहूंगा आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हनीफ बोलता कचहरी बाजार से। तैयब साहब से बात करनी थी, गिलानी साहब से। जी वो सुन रहे हैं आपको, बात कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी हनीफ बोलता लाठियां वाले ਦਾ मोहम्मद हनीफ कचहरी बाजार तो। हाँ जी ਮੈਨੂੰ पता, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕ खिलाड़ी भी रहे हो कबड्डी ਦੇ। हाँ शाह जी, होर सुनाओ, ठीक ठाक हो? हाँ जी जी हनीफ साहब सवाल करें, क्या पूछना चाहते हैं आप? शाह जी जो तुम काम कर रहे हैं नौजवानों वास्ते मैच करवा रहे हैं, शाह जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, ये नौजवान जिन्ने भी है जी तंदुरुस्त रहते हैं, खेलों के मैदान जड़े बहाल रहते हैं जी। शाह जी तुम जो भी करते हैं इंशाअल्लाह ताला असीं तुहानूं इस गल की दाद देंगे हैं जी। तो ये बहुत नौजवानों वास्ते शाह जी बहुत अच्छा बेहतर है जी। ये जी बहुत शुक्रिया हनीफ साहब आपके कॉल करने का। यही कहा जा रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है अगर इस खेल की तरफ जाती है तो तंदुरुस्त तवाना रहेगी, और ये खेल ऐसा खेल है जो कि दुनिया के अंदर हमारा नाम जो है वो रोशन कर सकती है। हसीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे हसीब साहब, हमारे जो नौजवान नस्ल है चाहे वो कबड्डी की तरफ जाए या क्रिकेट की तरफ, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके अंदर मौजूद है उसे कायम रखना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है कि स्पोर्ट्स के अलावा तो आप अगर कहते हैं कि ग्राउंडें आबाद होंगी ना, तो फिर बीमारियां जो हैं बीमारियां वो नहीं होंगी, हॉस्पिटल वीरान होंगे। तो हमें ग्राउंडें आबाद करनी चाहिए, और मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि हमारे फैसलाबाद में ग्राउंड्स की कमी है। ग्राउंड्स के हवाले से भी जो है ना, यहाँ पे 1-2 क्रिकेट ग्राउंड्स जो है ना वो बना दी जाएं,
ताकि लोग क्रिकेट में जो है ना वो अपना मतलब जौहर दिखा सकें। और अच्छे क्रिकेटर्स फैसलाबाद ने पहले भी दिए हैं और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो अच्छे क्रिकेटर्स जो है ना फैसलाबाद पाकिस्तान को देता रहेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हसीब साहब का ये कहना है कि ग्राउंड्स क्रिकेट के काम में, क्या हमारे पास कबड्डी के लिए भी ग्राउंड को मुख्तस किए गए या वो भी कम है? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और जो कबड्डी के शायकीन है, सबसे दुख वाली बात यही है हमारे लिए कि पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम में से 12 खिलाड़ियों का तल्लक फैसलाबाद से है और फैसलाबाद सिटी में एक भी कबड्डी का ग्राउंड नहीं। ये तो बहुत लम्हा है, फिक्रिया है बहुत बड़ा। और हमारे इतने ज्यादा प्लेयर्स नाज़िम फैसलाबाद से हैं, तो हम तो गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि इस चीज को संजीदगी से लिया जाए और हमारे बेहतरीन प्लेयर्स के लिए बेहतरीन ग्राउंड्स दिए जाएं, ताकि ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो दे रहे हैं इसे मजीद बेहतर कर सकें और अपने मुल्क का नाम जो है वो दुनिया भर के अंदर रोशन कर सकें, चाहे वो क्रिकेट के प्लेयर हों या फिर कबड्डी के प्लेयर हों। तो हसीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए। तैयब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया शो को 4 चांद लगाने के लिए। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद नाज़रीन, शख्सियत को संवारने के लिए ड्रेसिंग जो है और हेयर स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मेरा हेयर स्टाइल जो है वो प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है और जो ड्रेसिंग इस वक्त मैंने की है वो लिबास की तरफ से की गई है, जो कि सूसा रोड पे फजाने मदीना चौक में उनकी शॉप आउटलेट मौजूद है। अगर आप अपनी शख्सियत को संवारना चाहते हैं और खूबसूरत कपड़े पहनना चाहते हैं तो वहां रुख करें और खरीदारी करें। तो किचन हमारा ओपन हो चुका है और हम आपको किचन की तरफ लिए चलते हैं। देखते हैं शेफ सलमान आज हमारे साथ मौजूद होंगे, क्या बनाते हैं, क्या खिलाते हैं हमें और किस तरह से लज्जत भरे खाने जो इनकी तरफ से बनाए जाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें आज इस्तेमाल किए जाएंगे, ये तमाम चीजें इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सलमान क्या बना रहे हैं आज आप? आज हम देसी तड़का लगाएंगे। आज हम ट्रेडिशनल डिश बनाएंगे, चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में। रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई नाज़रीन बनाई जाएगी और हमारे पंजाबियों की कमजोरी होती है चिकन कढ़ाई, जो कि शेफ सलमान की तरफ से आज बनाई जाएगी। और मजेदार कढ़ाई जो तैयार की जाएगी वो आज हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर बनाई जाएगी। हबीब कुकिंग ऑयल की नाज़रीन अब थोड़ी सी मैं आपको पहचान बताता चलूं और इसके हवाले से तारीफें भी करता चलूं, क्योंकि जितनी तारीफ की जाए कम। उसकी वजह क्या है? वजह आपको ये बताता हूं कि क्वालिटी जो है उसके अंदर ब्लेंडेड ऑयल इस्तेमाल किया गया है और बेहतरीन क्वालिटी के साथ इसे इस्तेमाल किया जाता है। कुकिंग ऑयल तैयार किया जाता है, डबल रिफाइन किया जाता है और इसके साथ साथ फ्लॉ कैटलिस्ट है इसके अंदर। अब फ्लॉ कैटलिस्ट क्या है कि ये आपकी ब्लड की रेगुलेशन को बेहतर करता है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन चीज है। अगर आप हबीब कुकिंग ऑयल में अपना खाना बनाते हैं तो लज्जत के और मेयार के साथ साथ इस चीज की भी गारंटी दी जाती है कि आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। और इसके साथ साथ आपको यह भी नाज़रीन बताता चलूं कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और इसके साथ साथ ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद है, जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मरीज जो कि दिल के मरीज होते हैं और ज्यादा चीजें तली हुई खा नहीं सकते क्योंकि ऑयल जो है वो क्वालिटी वाला नहीं होता, तो क्वालिटी ऑयल के लिए, डबल रिफाइंड ऑयल के लिए अगर आपको चूज करना हो तो हबीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे लज्जत भी आपको मिलेगी और सेहत भी मिलेगी। अब सेहत क्यों मिलेगी? क्योंकि ये है दिल का मामला। तो दिल के मामलों में ज्यादा सोचा नहीं करते, इसलिए फट से आप जाएं और आपके करीब जो भी आउटलेट मौजूद है वहां से हबीब कुकिंग ऑयल परचेज करें और इसके साथ साथ अपने घर के अंदर चिकन कढ़ाई भी बनाएं और मजेदार चीजें भी तलें, चिकन पकौड़ा बनाएं, जो डिश भी आप बनाना चाहते हैं बनाएं। इसके अंदर अब एक और चीज ऐड करता चलूं कि कुछ विटामिन भी हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर मौजूद हैं। अब वो विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। अब इन तीनों विटामिन का क्या काम है वो भी मैं आपको बताता चलूं। विटामिन ए जो है वो आपके विजन को यानी आपकी नजर को तेज करता है। विटामिन डी आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है। जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है उस कैल्शियम से आप अपनी बोन्स को ऑब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, तो विटामिन डी इसमें ऑलरेडी मौजूद है। विटामिन ई की बात की जाए तो इससे आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगते हैं, आपके बाल भी बेहतरीन बन जाते हैं। तो इतनी खुसूसियातें हैं इसके अंदर कि मैं सारा दिन भी बताता रहूं तो कम पड़ेगी। अब ये तो थी कुकिंग ऑयल की, अब मैं हबीब जो घी है उसके हवाले से भी बताता चलूं। बनास्पति घी, अगर हबीब बनास्पति घी की नाज़रीन बात की जाए तो उसकी भी अपनी खुसूसियात हैं। अब वो खुसूसियात कौन सी हैं कि इसके अंदर ट्रांस फैट बहुत कम है। अब ट्रांस फैट होता क्या है? ऐसे मरीज जिनको डॉक्टर्स बंद कर देते हैं कि घी का इस्तेमाल नहीं करना, उसकी वजह यह होती है
कि हमारे लोकल घी के अंदर 20% ट्रांस फैट होती है, जो कि आपकी दिल की नालियों के अंदर जम जाती है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देती है। लेकिन इसकी अगर हबीब के जो बनास्पति घी की बात की जाए तो इसके अंदर ट्रांस फैट 8% से भी कम है, जो कि हैरानकुन बात है। उसकी वजह यह है कि इसे डबल रिफाइन किया जाता है। विटामिन भी इसके अंदर मौजूद हैं। विटामिन कौन कौन से मौजूद हैं? वो है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड है और सबसे ज्यादा लोगों का इत्मीनान जीतने वाला ब्रांड जो है, अगर ये कहा जाए हबीब बनास्पति है तो वो गलत नहीं होगा। और हबीब बनास्पति खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि बेधड़क जीने वाले हैं, यानी बेधड़क जीने वालों के लिए हबीब बनास्पति घी है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन खाने अपने घरों के अंदर पकाएंगे। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ घी की बूंदें जो हैं वो फ्राई पैन में डाली गई हैं और इससे उठती महक जो है, मुझे जो स्मेल आ रही है सलमान, वो बड़ी ज़बरदस्त है। आप ऑनियन चॉप कर रहे हैं, टमाटो चॉप कर रहे हैं और कुछ स्पाइसेस भी होंगे जो कि आज ऐड किए जाएंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस डिश में कोई भी आर्टिफिशियल स्पाइसेस ऐड नहीं किए जाएंगे। हाँ। जो नॉर्मल घर में यूज होते हैं हम उन्हीं को यूज किया जाएगा। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे? हमें वन बाय वन अगर आप इंग्रेडिएंट्स के हवाले से बताएं। ऐसे लोग जो कि आपको टीवी पे देख रहे हैं और घर के अंदर रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर चिकन कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो वो क्या करें? देखिए, जैसे कि हमने बनाया, हम पाकिस्तानी डिश बना रहे हैं जो हमारी ट्रेडिशनल है, चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई की जो बेस है वो, जैसे कि हम कोई भी पाकिस्तानी खाना है ना, हम देखते हैं उसमें प्याज, टमाटर और गार्लिक जिंजर यूज होता है। कोई भी पाकिस्तानी डिश है ना, उसमें ये यूज होगा। सबसे पहले हम ऑनियन और टमाटो को चॉप कर लेंगे, स्लाइस कर लेंगे। उसके बाद हमने एक फ्राई पैन ले लेना, उसमें गार्लिक जिंजर को सोते कर लेना। सोते करने के बाद हम ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन को हमने ना लाइट सा ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद हमने उसमें टमाटो ऐड कर देने। टमाटो के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमारा स्पाइसेस क्या क्या होंगे वो भी थोड़ा सा बताएं। स्पाइसेस हमारे पास है, रेड चिली है, ये हम ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, गरम मसाला और काली मिर्च। अच्छा, ये भी सलमान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सपोज अगर 1 kg आपके पास चिकन है तो इसको किस तरह से, कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सी चीजें डाली जाए? अगर आपके पास 1 kg चिकन है तो उसमें 1 कप ऑयल जाएगा। ऑयल 2 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट होंगे, ठीक है, 1 पाव टमाटो, 1 पाव ऑनियन और स्पाइसेस जो ऐड होंगे उसके हवाले स्पाइसेस से मैं बताता हूँ। इसमें साल्ट तो फॉर टेस्ट जाता है, हर एक की अपनी पसंद होती है। ये 1 से 2 लाल मिर्च 1 से 2 चम्मच ये जाएंगे लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच जाएगा हल्दी, ठीक है, और फॉर टेस्ट ही ब्लैक पेपर ऐड होगा। ठीक है, ब्लैक पेपर जो है इसे थोड़ा सा तिरछ जायका देगा और टेस्टी बनाएगा जी। ठीक है, तो कितनी देर लगेगी सलमान हमें इसको तैयार करने के लिए? ये मैक्सिमम हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट। और खास तौर पे अगर हबीब कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? लज्जत को दोबाला करने में इसका कितना किरदार है? क्योंकि ये बता चुके हैं, ये है ही दिल का मामला। ये डबल रिफाइन कुकिंग ऑयल है। जैसे हमने कल इसको यूज किया, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट था। वैसे तो मैंने रेस्टोरेंट भी कल जाके इसको यूज किया था, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट है माशाल्लाह एबी फूड्स के नाम से। हमारा उधर बल्क क्वांटिटी में यूज होता है, उधर फ्राइंग बहुत ज्यादा होती है। कल हमने इसको यूज करके देखा तो इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और कस्टमर भी ज़ाहिर है फिर ऐसी चीज मांगते हैं कि आप रेस्टोरेंट्स पे भी यूज कर रहे हैं, घरों के अंदर भी यूज कर रहे हैं। वजह उसकी यही होती है कि क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। और अगर क्वालिटी की बात की जाए तो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज जो है वो हबीब कुकिंग ऑयल और हबीब BTF बनास्पति की जानिब से नहीं किया जाता। और डबल रिफाइन चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं ताकि बेहतरीन जायके के साथ आप चीजें तैयार करें। और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी और इतना इसका वो कलर देख भी रहा हूं और अरोमा काफी उठ रहा है इससे। बहुत अच्छा कलर इसका आया कल। हाँ, कलर भी अच्छा, कलर बहुत अच्छा है। इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा है, लाइफ भी ज्यादा, दूसरे ऑयल की बनिस्बत इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप तो रेस्टोरेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं इसे, तो रेस्टोरेंट्स के अंदर जब इस्तेमाल करते हैं वहां पे तो हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाता है। नॉर्मल घी या नॉर्मल ऑयल जो होता है वो तो जल्दी जाया हो जाता है। जो नॉर्मल घी नॉर्मल ऑयल होता है वो जैसे ही 200 से प्लस जाता है वो बर्न कर जाता है। इसका ये है कि आप इसको 300 तक लेके जा सकते हैं, ये बर्न नहीं करेगा। आपका ऑयल सेव रहेगा, इसकी लाइफ ज्यादा रहेगी। लाइफ सेव रहेगी नाज़रीन। और अगर आप चाहते हैं कि घरों के अंदर आप ऐसा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें जो कि आपकी जो हंडिया है उसकी लज्जत को भी दुबाला करे और इसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा हो, तो हबीब कुकिंग ऑयल से बेहतर कोई चीज नहीं है। क्योंकि ये दिल का मामला है और दिल का मामला जहां पे हो वहां पे सेहत को भी देखा जाता है, टेस्ट को भी देखा जाता है, लज्जत को भी देखा जाता है, हर चीज को देखा जाता है। इसलिए हबीब कुकिंग ऑयल को चूज करें और चूज करने के बाद जो है वो आप इस चीज को देख सकते हैं
कि आपका खाना जो घर के अंदर पकाया जाएगा उससे जितने भी मेहमान आएंगे और घर वालों जिनको भी खिलाएंगे उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। वजह सिर्फ और सिर्फ होगी तो वो ये होगी कि वो हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर तैयार किया गया है। अच्छा, मुझे ये सलमान बताइएगा कि अब हम नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो अपने क्या करने जा रहे हैं? अब हम गार्लिक और जिंजर को सोते करेंगे, उसके बाद हमने ऑनियन और टमाटो को मतलब फ्राई करना है, इसको भूनना है। भूनने के बाद हम इसको स्पाइसेस ऐड करेंगे। जब वो भून जाएगा इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद फिर हम चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे। फुल फ्राई इस वजह से नहीं करना क्योंकि जब फुल फ्राई हो जाता तो उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। हल्का सा फ्राई करना है और जो उसकी ग्रेवी होती है हमने उसको उसी में पकाना है। अच्छा, दही का भी इस्तेमाल किया जाता है काफी हद तक चिकन कढ़ाई में। आखिरकार इसे ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसके टेस्ट बड्स को डेवलप करने के लिए? ये दोनों पर्पस के लिए यूज होता है। ये ग्रेवी के लिए भी यूज होता है और ये टेस्ट के लिए भी होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो ग्रेवी ज्यादा अच्छा लाइक करते हैं और कुछ होते हैं जरा ड्राई चिकन हो उसको पसंद करते हैं। ज्यादा डिमांड क्या आती है? आप तो रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। ज्यादा तो वही ग्रेवी वाले की डिमांड, ग्रेवी वाले की आती है कि जरा मसाले हों, उसके अंदर स्पाइसेस ऐड हों, अच्छे से खाया जाए। सबसे डिफरेंट यही है चिकन कढ़ाई में और चिकन कोरमे में डिफरेंट ही ग्रेवी का है। ठीक है, मैं चाहता हूं आप इसे स्टार्ट करें अब, ताकि हमारी जो ऑडियंस देख रही है वो देख सके कि आप हमारे जो चिकन कढ़ाई है उसे किस तरह से तैयार करते हैं और खासतौर पे रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन कढ़ाई में और दूसरी चिकन कढ़ाई में फर्क क्या होगा वो भी साथ साथ आप बताते जाइए। जी ठीक है। अब मुझे बताएं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? फर्स्ट स्टेप हम हबीब कुकिंग ऑयल डालेंगे पैन में। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि हम क्वालिटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इसके लिए हबीब कुकिंग ऑयल जो है वो सबसे पहले पैन में डाला जाता है और इसे थोड़ा बहुत गर्म किया जाता है। और पैन तो पहले ही गर्म था, मैं जो स्मेल कर रहा हूं इसकी खुशबू बड़ी जबरदस्त है। और जबरदस्त खुशबू के साथ आप जब कोई चीज बनाते हैं तो जो खाने वाला होता है वो काफी इससे मुतासर होता है और बार बार डिमांड की जाती है उस चीज को बनाने के लिए। कुकिंग ऑयल डाल दिया गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? सबसे पहले हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। ठीक है, गार्लिक ऐड कर लिया जाता है। गार्लिक और जिंजर को हम इकट्ठा मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि जो जिंजर है वो ये जल्दी जल जाता है। अच्छा, मतलब जिंजर को लास्ट पे किया जाता है ताकि कम टेम्परेचर उसे मिले और कम वक्त मिले, और गार्लिक को पहले ऐड कर लिया जाता है। जैसे आपका हल्का सा ये मतलब फ्राई हो तो आप इसमें गार्लिक ऐड कर लें। ठीक है। अच्छा, फ्राई जब हो आपको पता कैसे चले? ये कलर अपना चेंज करता है? ये कलर अपना चेंज करता है, हल्का सा ब्राउनिश आने लग जाता है। ठीक है, ब्राउनिश कलर हो जाता है नाज़रीन इसका। और जब आपको पता चले कि थोड़ा ब्राउन हो रहा है तो आप इसके अंदर फिर गार्लिक ऐड कर लेंगे। अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ हम गार्लिक ऐड करने लगे। गार्लिक ऐड कर लिया जा रहा है। अच्छा, ये जो वेजिटेबल्स होती हैं, हमारे जो स्पाइसेस होते हैं, इनसे उठती महक जो है वो दूर से भी इंसान को अपनी तरफ खींच लाती है। जैसा कि मैं अब स्मेल कर सकता हूँ इस चीज़ का। एक तो कुकिंग ऑयल बेहतरीन, वेजिटेबल्स इस्तेमाल की जा रही हैं, इससे महक जो है ये टेस्ट अरोमा इस चीज़ को बड़ा इम्प्रूव करता है। अरोमा के हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं अपनी कढ़ाई के अंदर अरोमा को ज़्यादा तो कौन से चीज़ें ऐड करनी चाहिए? इसमें सबसे ज्यादा ऑयल का काम है। ऑयल यानी ऑयल अच्छा होगा, ऑयल की ही खुशबू उठती है। बाकी स्पाइसेस बाकी चीजों की तो बाद में आती है, सबसे पहले आपका ऑयल फर्स्ट है। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले लहसुन ऐड किया गया, फिर गार्लिक ऐड किया गया और अब ऑनियंस जो हैं वो फ्राई पैन में डाले जा रहे हैं। ऑनियन डालने के बाद फिर टमाटो को गालबन डाले जाएंगे। जी, हल्का सा हम प्याज को फ्राई करेंगे। जैसे हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसको टमाटो ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब पहले हम ऑनियन को फ्राई करेंगे जी हल्का सा, और जब ये थोड़ा सा अपनी टेक्सचर को चेंज करेगा, कलर को चेंज करेगा, देन हम इसमें टमाटो जो है वो ऐड करेंगे। अब नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। प्याजों का कलर जहां वाइट था थोड़ा सा ब्राउन होने की तरफ आ रहा है, तो इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें टमाटो ऐड किए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं शेफ सुलेमान जो है अब टमाटो भी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, और इसकी महक जो है दिलचस्प होती चली जा रही है, अरोमा बढ़ता चला जा रहा है और मैं तो अपने दिल पे काबू नहीं रख पा रहा आखिरकार कब तैयार होगा। मैं तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं नाज़रीन करके आया, मुझे तो यही था कि शेफ सुलेमान जो आज खास तौर पे चिकन कढ़ाई बनाएंगे उसके साथ ही नाश्ता किया जाएगा और अपने दिन को बेहतरीन बनाया जाएगा। अच्छा सुलेमान, अच्छे नाश्ते का अच्छे दिन के साथ बड़ा अमल दखल होता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा। ब्रेकफास्ट हमें करना भी हेल्थी ही चाहिए। अच्छा, उससे आप में एनर्जी रहती है, दिन भर एनर्जी रहती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जैसे कि आजकल डॉक्टर्स कह रहे हैं
कुछ ऐसी मतलब रेसिपी डिश जो भी है मतलब आप यूज किया करें जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये जो गार्लिक जिंजर है ये बहुत फायदेमंद है, इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, बूस्ट करता है ये इसको। नाज़रीन अब चिकन कढ़ाई तो तैयार की जा रही है, तो अब मैं तो चलता हूं अपनी सीट पे। शेख सलमान आपके हवाले, आप जो है इसे कंटिन्यू रखें ताकि वक्तन फवक्तन शो के अंदर भी मैं आपसे इस हवाले से पूछता रहूंगा कि हमारी हंडिया कहां तक पहुंची, हमारी डिश कहां तक पहुंची। तो हमारे साथ कुछ मेहमान भी नाज़रीन मौजूद होंगे, उनके साथ भी आज हम गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनका क्या कहना है। राना मोहम्मद अजीम खां हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जिले सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफ के, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से खुश हैं या नाखुश हैं। तो राना मोहम्मद अजीम साहब क्या कहेंगे? पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और मौजूदा सूरत हाल को अगर आप देखें तो काफ लीग जो है वो भी कुछ खफा नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। दूसरा, मैं जफर डोगर साहब और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने पूरे रीजन के अंदर ऐसी चीज़ें उजागर की हैं जिसकी वजह से घर बैठे ही लोगों को हर चीज़ का पता चल जाता है। और दूसरा, उन्होंने ऐसी चीज़ें मंजर आम पे लाए हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। उसकी वजह से मुआशरे के अंदर असलाह का पहलू और लोगों को अच्छी सोच का पहलू भी मिलता है। इसलिए मैं जफर डोगर साहब और उनकी टीम को भी मुबारकबाद भेजता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइएगा मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक के साथ गवर्नमेंट के अंदर आई, लेकिन बहुत सारे फ्लॉज जब गवर्नमेंट के अंदर आए तो काफ लीग भी कुछ खुश नजर नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इसकी वजह यह है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो तारीख है वो एक बड़ी मेहनत और काम वाली तारीख है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने अपने दौर के अंदर ऐसे काम कराए हैं जिससे वक़े अवाम जो आज तक याद कर रही है, जिसकी मैं मिसाल 11/22 से दूंगा। इसी तरह कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है, मुफ्त तालीम इन्होंने की है, किताबें इन्होंने फ्री दी हैं। बहुत सारे ऐसे इन्होंने काफ ने काम किए हैं जो आज लोग याद कर रहे हैं। उस वक्त तो जब हुकूमत होती है तो एक रूटीन का टाइम चलता है, लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। उस वक्त लोगों ने काफ को भी अप्रिशिएट किया था। फिर चूंकि हमारे मुल्क का जो स्ट्रक्चर है ये करप्शन से भरा हुआ है, जब आप करप्शन की तरफ जाएंगे तो साफ ज़ारा फिर आप 11/22 को कब देखेंगे? जब आपको अपनी जेब की फिक्र होगी तो आप हमारा कार्डियोलॉजी सेंटर कब देखेंगे? आप हमारे जो लीडरों ने जो काम किए थे, जिनको आप लोग याद कर रहे हैं और सारी दुनिया याद कर रही है, वो अब उनको पता चला है कि सारा मुल्क तो कुछ तो नून वाले लूट के ले गए। उसके बाद तहरीक इंसाफ, वो हम उनके थादी हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन जो डिलीवर करना चाहिए अवाम को, मैं समझता हूँ वो ये नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं कि काफ लीग जो अगर उसने इतना डिलीवर किया था तो इन इलेक्शंस के अंदर अवाम ने इतना मैंडेट उनको क्यों नहीं दिया कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते? अवाम मैंडेट नहीं देती। अवाम जो है ये हमारे मुल्क में सिस्टम ही ऐसा चला हुआ है कि हर आदमी को अपनी जेब में भरने की शौक है। बस ये जेब में भरे, खजाना भरे, लूट के बाहर ले जाए। जब आपको पैसे की फिक्र हो तो आप फराह की तरफ नहीं कभी आएंगे, आप अच्छाई की कभी तारीफ नहीं करेंगे। आप पिछले सारे ज़माने को, सारे दौर को देख रहे हैं कि यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। नैब ने बंदे पकड़े हैं, वो उनका कहाँ हैं, वो बंदे कहाँ चले गए? वो हमारा अरबों रुपया जो तहरीक इंसाफ ने लेके देना था वो कहाँ गया? अब वो चीनी के जो स्कैंडल हैं, वो ये हो रहा है, वो किधर चले गए हैं? मैं समझता हूँ जिस वक्त तक इन चोरों को सजा नहीं मिलेगी, हकायक पे बात नहीं आएगी, उस वक्त तक ये मुल्क न तरक्की कर सकता है, न कोरोना को रोक सकता है, ना ये और कुछ करते हैं। आप समझते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट काफ लीग की हो सकती है? मैं समझता हूं कि काफ अब मैं मुआशरे के अंदर, चूंकि मैं भी एक आम शहरी हूं, उहदे के साथ मैं एक आम शहरी भी हूं, मैं अब सोचता हूं जो भी बंदा मिलता है वो ये बात जरूर कहता है तो यार ये तो सारे देख लिए हैं, काफ ने यार बड़े अच्छे काम कराए थे। जी, काफ लीग ने अच्छे काम करवाए थे। अगर लोग उन कामों को दोबारा देखना चाहती है तो ये इसका फैसला तो अल्टीमेटली लोग करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त क्योंकि हो गया है तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शेफ सुलेमान इस वक्त मसरूफ हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए। तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं शेफ सुलेमान की तरफ जाना चाहूंगा। सुलेमान, क्या कहेंगे, आप कहां तक काम पहुंच चुका है और आगे हम क्या स्टेप्स करने जा रहे हैं? ऑलमोस्ट हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमने अब चिकन को ना बनाना है फ्राई, तो हल्का सा फ्राई करके और उसको फाइनल टच करना है। ये हमारी ग्रेवी बन चुकी है, ग्रेवी हमारी बन चुकी है, ग्रेवी हमारी रेडी है। अब हम ये चिकन को बनाएंगे। चिकन को कढ़ाई के अंदर डाला चिकन को कढ़ाई के अंदर डाला जाएगा, हल्का सा लाइट सा ब्राउन करके। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे ग्रेवी। ग्रेवी डालने के बाद इसको भूना जाएगा अच्छी तरह भून के फिर हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट ऐड करने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा देंगे। उसके बाद हम इसको हल्का सा मतलब भून के हमारी कढ़ाई रेडी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब इस चिकन के लिए हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाएगा या हबीब बनास्पति घी? आप दोनों यूज कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल। आप हबीब बनास्पति भी यूज कर सकते हैं, हबीब कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों चीजें आप अपनी पसंद पे डिपेंड करता है, और जिसकी अरोमा आपको ज्यादा अच्छी लगती है, खुशबू और टेस्ट और लज्जत ज्यादा अच्छा लगता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ राना मोहम्मद अजीम खान साहब मौजूद हैं, जो कि काफ लीग के जिले सदर भी हैं। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू उनसे भी करते हैं। क्या कहेंगे, सियासत से हटके सियासतदानों को खाने भी काफी पसंद होते हैं, आपको सबसे ज्यादा खाना कौन सा पसंद? मैं तो बिल्कुल सिंपल खाने का आती हूँ जी, दाल वगैरह बिल्कुल सिंपल चीजें। ठीक है, मतलब मैं ऐसे खाने नहीं खाता जिससे बंदे के जिस्म को मोटापा, फैट आए या कोई ऐसी चीजें आए। घर का खाना तो अच्छे खाने को तो हर बंदे को पसंद है, बिल्कुल, लेकिन मैं जलफरेजी वगैरह इसको जरा ज्यादा लाइक करता हूँ। अच्छा, आने वाले इलेक्शंस की कुछ बात करते हैं कि अगर इलेक्शन आते हैं तो इसमें आपको नजर आता है कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि काफ लीग जो है वो फैसलाबाद शहर से अक्सरियत हासिल कर सके? हाँ जी, इंशाल्लाह हासिल करेगी। सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स किन को समझते हैं आप, जो और कौन से हल्के आप कमजोर समझ रहे हैं कि जहां पे काफ लीग के लोग अगर खड़े होंगे तो वो नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीत सकते हैं? अगर सही इंसाफ से और मेरिट से बात की जाए ना, तो इस वक्त नून खत्म हो चुकी है। कल आपने वो देख ही लिया है हाई कोर्ट के अंदर, लॉकडाउन का भी, कोरोना का भी। एक तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैं कोरोना से डरता, अंदर से बाहर नहीं निकलता। कल आपने कोरोना का जो हशर देखा है हाई कोर्ट के अंदर, कहाँ था कोरोना, कहाँ क्या हुकूमत वहाँ क्या कर सकती थी। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे कॉल ऑफ फेयर में बहुत तजाद है, हम जो कहते हैं वो करते नहीं। इसीलिए वो जो उन्होंने कहा था वो नहीं किया, इसी तरह जो ये कह रहे हैं नहीं कर रहे। इसलिए और ऑप्शन ही लोगों के पास कोई नहीं है। काफ लीग एक ऐसी जमात है, चौधरी परवेज लाई, क्योंकि मैं तो उनके साथ रहता हूँ, चौधरी परवेज लाई के पास ऐसा विजन है जो इनके पास नहीं है। देखो, आप सिर्फ तकरीरें करके या चीज़ें सारी ऐसे बता के लोगों को पागल बना के, और वक्त ऐसे वक्त नहीं गुजारा जाता। कितने साल गुजर गए हैं, हुकूमत जो पिस रही है, अवाम पिस रही है। आप इधर हाल देख लें लोगों का, लोग भूखे भी मर रहे हैं, ना कोरोना कंट्रोल हो रहा है ना लोग कंट्रोल हो रहे हैं। इसलिए आप ऐसी पॉलिसियां लाएं, ऐसे लोगों को आप हुकूमत में आने का मौका दें जो वाकई आके आपके लिए कोई ना कोई रिलीफ का भी इंतजाम हो, आपके लिए एक दूसरे कामों का भी बेहतर हल किया जा सके। इस वक्त तो ना हम आधे तितर हैं और आधे बटेर हैं। हम तो समझते थे ये आएंगे करप्शन का सफाया हो जाएगा। नवाज शरीफ उधर बैठा चाय पी रहा है, शहबाज शरीफ इधर बैठा क्या कर रहा है। मैं कहता हूँ करप्शन का या न्याय वो कर क्या रहे हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में क्या कहें? मैं तहरीक इंसाफ में कहता हूँ, जब उन्होंने इत्तेहादी, देखो जी, आप इत्तेहादी बनाते हैं, जब वो हमारी हेल्प ही नहीं लेते, हमारी सोच को साथ लेके चलते ही नहीं, मैनेजमेंट के मामला में जब वो कोई भी काम करते हैं, वो अपने जो 4 बंदे हैं उनसे जो सारा लाहे अमल बना के जब हमारी नई सोचें वो लेंगे, चौधरी परवेज ले या इत्तेहादी कराची MQ वाले हैं, इसी तरह एक कराची पीर पगाड़ा साहब हैं, अगर ये सारे हर चीज़ के में इनको शामिल करें, यार हम ये फैसला करने जा रहे हैं, आपने उनको इत्तेहादी बनाया क्यों है? इत्तेहादी इसलिए बनाया है हमारी हुकूमत बन सके। जब आप उनको साथ ही नहीं मिला के चलेंगे, उनका कोई मशवरा ही नहीं लेंगे या उनकी कोई अच्छी सोचें आप लोगों को डिलीवर ही ना कर सकेंगे, तो आप मुझे बताएं फिर किस तरह इत्तेहादी का क्या मतलब हुआ है। इसलिए वो खुद ही उधर 3-4 बंदे बैठे हैं
वो खुद ही ऐसा कर देते हैं, खुद ही ऐसा कर देते हैं। जब एक इत्तेहाद है, इत्तेहाद में बड़े बड़े काबिल लोग हैं, अगर इनको वो शामिल करें तो मैं समझूँ यकीनी लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और अवाम के अंदर तब्दीली भी आएगी। पंजाब की सूरत हाल से मुतमिन है आप? हाँ, पंजाब में मैं समझता हूँ कि पहले जब वो आए थे तो बड़ी शोर शराबा था, ये था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन मैं ये समझता था अगर पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही को जो वज़ीर आला बना देते उस वक्त, तो आज पंजाब की तकदीर बदल जानी थी और ये हालात नहीं होने थे जो इस वक्त हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मौजूदा सूरत की बात की जाए, हमारे शहर के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ा है लोगों को। बल्दियात ख़त्म कर दिया गया है, सड़कें जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं, बहुत सारी सड़कों टूट चुकी हैं, पैचेस नहीं लग रहे। तो ये वो मसाइल हैं जो कि बेसिक हैं और उनको ही पूरा नहीं किया जा रहा। इसी सवाल का मैं जवाब लूँगा, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया तो ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं सोफा पे बैठा था और इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे चिकन कढ़ाई हमारी तैयार होती गई, इसकी उठती महक जो है वो मुझे अपनी तरफ खींच लाई और शेफ सलमान के हाथों का जादू जो है वो देखने को मिल रहा है। और बड़ी जबरदस्त चिकन कढ़ाई इस वक्त रेस्टोरेंट स्टाइल की तैयार की जा रही है। सलमान, कहां तक पहुंच चुका है काम? तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका, जस्ट हमारी सिर्फ गार्निश रह चुकी है। अच्छा, इसमें ग्रेवी ऐड करने के बाद इसे कितनी देर कुक करना होता है और कितने टेम्परेचर पे? आपने इसको 130 से 140 टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए कुक करना होता है। जैसे आपने देख लिया ना, जैसे ये देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ गया, ऑयल ऊपर ये भुनी जा चुकी है। अच्छा, इसकी स्मेल मुझे बड़ी जबरदस्त लग रही है और इसकी महक से मेरे मुंह में पानी की नदियां बह रही हैं। तो अक्सर औकात जब आप बनाते होंगे इस तरह की चीजें, तो रेस्टोरेंट के अंदर भी जब आप सर्व करते होंगे, जो ऑडियंस होती है, जो वहाँ पे आपके ग्राहक कस्टमर्स आते हैं, वो बार बार डिमांड करते होंगे कि फलां चीज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बनाई गई थी, उसे दोबारा तैयार किया जाए। जी जी, ऐसे ही होता है, बल्कि उनसे तो वेट भी नहीं होता। अच्छा, वेट भी नहीं होता उनसे? वेट तो हमसे भी नहीं हो रहा, लेकिन मजबूरी है, जो वक्त इसे पकने के लिए देना है वो तो हमें देना पड़ेगा। बस तो कुछ ही देर है, तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए, बस हमने ये हमारी ये देखें गार्निश भी रेडी हो चुकी है। गार्निश का इसमें ना बहुत अहम रोल है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि घरों में जो खाने बनते हैं ना, कुछ चीजें इंग्रेडिएंट्स वही हैं। ये देखें, ये आम घरों के इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं। मोस्टली जो घर की औरतें होती हैं वो आर्टिफिशियल यूज करती हैं। अगर आपने कभी आर्टिफिशियल मसाले जात के वो इंग्रेडिएंट्स पड़े हों तो वो भी यही चीजें होती हैं। इनका मिक्सचर होता है, इनकी क्वांटिटी उन्होंने मिक्स करके वो एक रेसिपी रेडी की होती है। रेसिपी रेडी की होती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, जो ओरिजिनल चीजें होती हैं, उससे जो अरोमा, जो टेस्ट आता है वो आर्टिफिशियल चीजों से वैसी चीजें नहीं आती और वो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। जी बिल्कुल, और रेस्टोरेंट में आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं यूज किया जाता। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं कि घरों के अंदर जब ये कुकिंग की जाती है, खवातीन बड़ी ही हाई टेम्परेचर के ऊपर कुक करती हैं, वो सिर्फ जल्दी बनाने के लिए करती हैं। उससे टेस्ट में कोई फर्क आता है? टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। जो हमारी बाहर से लुक होती है वो रेडी हो जाती है, पर अंदर से वो कच्चा रह जाता है। अंदर से कच्चा रह जाता है और उसके टेस्ट भी वैसा नहीं होता जैसे। अच्छा, इसीलिए ये कहा जाता है कि हल्की आंच पे पकाया जाए। हल्की आंच पे पकेगा तो वो कंप्लीट उसका जो आपके स्पाइसेस हैं, जो आपके मतलब इंग्रेडिएंट्स है, तभी वो इजीली पक सकेंगे। जब हम उसको हाई फ्लेम कर देते हैं, वो बाहर से तो आपको लुक दे देते हैं रेडी होने की। अच्छा, ज्यादा पकाने से भी टेस्ट निकल जाता है, स्मेल भी जैसे जलने की आती है, खाने से थोड़ा थोड़ा फ्राई पैन के नीचे लग जाता है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो जिस तरह आपने देखना ही है, जब हम बेहतियाती करते हैं, मतलब वो इस पे फ्लेम पे की चीज पड़ी हुई है, हम मतलब मोबाइल यूज करने लग जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, फिर वो नीचे लग जाता है। जैसे हम हल्का सा इसको चम्मच चलाते रहेंगे, ये कभी भी नहीं नीचे लगेगी। और टेम्परेचर जरा हल्का रखेंगे? टेम्परेचर हल्का रखना है। अगर आपको बहुत जल्द, हाँ, फाइनल टच पे है, अगर आपकी चीज रेडी हो चुकी है तो फिर आप फ्लेम तेज कर सकते हैं, उससे स्टार्ट पे नहीं। स्टार्ट पे आपने वरना उससे न्यूट्रिशंस भी जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। नाज़रीन, इसके लिए खास तौर पे आप यही ख्याल रखें कि हल्की आंच पे इनका कहना है पकाया जाए और जल्दबाजी ना किया जाए। कुछ देर पहले मेहमानों के आने से हंडिया तैयार करनी शुरू कर दी जाए। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि गार्लिक ऐड किया जा रहा है और गर्मा गर्म चिकन के ऊपर गार्लिक पड़ने से जो महक उठ रही है वो बड़ी जबरदस्त है। और एक और चीज यहाँ पे मैं सलमान कहना चाहूंगा
कि ऑयल जो इस्तेमाल किया गया है उससे आप देख सकते हैं कि आमतौर पे ऑयल काला होना शुरू हो जाता है, कलर चेंज करना शुरू कर देता है। इसका कलर भी नहीं चेंज हो रहा और अरोमा और जो टेस्ट है वो भी जबरदस्त आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी देखा है कि अरोमा इतनी अच्छी आ रही है और लुक आपके सामने है, कितना अच्छा मतलब इसका टेस्ट और इसकी लुक बनी हुई है। देखें ऑयल के बगैर भी ना आपका जो रेसिपी आपका खाना अनकम्प्लीट है और इसे कंप्लीट करने के लिए जबरदस्त खाने के लिए आपको जबरदस्त घी इस्तेमाल करना चाहिए और हबीब कुकिंग ऑयल से बेहतर कुछ नहीं है। तो सलमान, मैं तो सीट पे जा रहा हूं, आपने जबरदस्त चीज तैयार कर ली है और शो के बाद इंशाल्लाह इसे हम जरूर टेस्ट करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, तो मेहमान के साथ भी अब कुछ बातें करते हैं ताकि उनसे भी उनका भी वक्त लिया जा सके और उनके तजर्बे से भी हम मुस्तफीद हो सकें। सियासतदान है तो सियासतदान अक्सर औकात खानों को बड़ा पसंद करते हैं, तो उस हवाले से इनका कहना था कि इनको तो दाल बड़ी पसंद है। तो दाल भी अगर आपने बनानी है तो हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर बनाएं, उसके अंदर जब तड़का लगाएंगे उस तड़के से उठती महक जो है वो बहुत सारे लोगों को उस खाने की तरफ खींच लाएगी। तो राना मोहम्मद अजीम साहब मौजूद हैं। अजीम साहब, आप अपनी वाइफ से कभी डिमांड की हो कि खास तौर पर आज ये डिश बनाई जाए, मौसम की मुनासबत से बड़ा दिल चाह रहा है? बस मैं तो दाल की फरमाइश करता हूँ या फिश। अच्छा, फिश के आप दीवाने लग रहे हैं? मैं फिश का दीवाना हूँ। फिश का दीवाना है? उसका एक खास मौसम है, हाँ। इसलिए कि फिश का मैं पहले नाम नहीं लिया। फिश चूंकि सर्दियों में ज्यादा, तो आमतौर पे दाल ही मैं बस पसंद करता हूँ, बाकी चीजें मैं सर्दियों में फिश। अच्छा, सब्जियों में सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? सब्जियों में मैं अपना मूंगरे। हाँ जी, ठीक है। वह मूंगरे वो मेरी फेवरेट डिश है। मूंगरे जब मैंने सर्दियों में कहना है ना घर वालों को, वो यही बात कहनी पर मूंगरे पका लें। मूंगरों के साथ अगर चोपड़ी हुई रोटी हो गंदम की बनी, तो उसका क्या उसका जोड़ ही कोई नहीं। और खास तौर पे गर्मियों के अंदर दरख्त की छांव में गाँव, क्योंकि अगर जुमरे की बात की जाए गाँव ज्यादा है वहां पे, तो कच्ची लस्सी तैयार की जाए, मूंगरों का सालन हो, कच्ची लस्सी भी पीते हैं, दूसरी लस्सी भी पीते हैं बिल्कुल, और साथ में चोपड़ी हुई रोटी हो, दरख्त की नीम की छांव हो, तो दोपहर का वक्त हो, ठंडी लस्सी से मौसम का मजा गर्मियों के अंदर भी ले सकता है बंदा। जरूरी नहीं उसके लिए बारिश ही हो, तो हर मौसम के लिहाज से चीजें सूट करती है, आपका मूड जो है वो बनता है वैसा। सियासत के हवाले से अब थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे शहर फैसलाबाद में ज्यादातर अक्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPMNS को दिएगी, लेकिन इसके बावजूद हमारा तरक्याती काम जो शहर का है वो काफी हद तक रुका है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखो, सही जो बात है ना, ये तहरीक इंसाफ हो, काफ हो, नून हो, कोई जमात हो, ये असर इनका काम ही नहीं है। मैंने MP का काम नहीं है डेवलपमेंट का। पिछले दिनों में पढ़ रहा था DC साहब ने 36 करोड़ रुपया एलोकेट किया है इन मुख्तलिफ MPs को। ये असल बल्दियाती अदारों का काम है। हुकूमत को बाकी सारे काम छोड़ के सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात कराने चाहिए ताकि लोगों को घरों तक इंसाफ पहुंचे। एक MPA है हमारे हल्के का, उसके साथ फर्क करो मेरी नहीं बनती, तो मेरे इलाके की डेवलपमेंट कौन कराएगा? मैं देखो, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, बाज़ सियासी इंतकाम का भी निशाना बनाया जाता है कि अगर मैं हमेशा सियासी इंतकाम का निशाना बना हूँ। मेरी अपनी जो गली है, मेरी अपनी गली, उसे तैयार नहीं किया जाता। 10 साल से पहले नून के जमाने में उन्होंने छोड़ दिए, अब तहरीक इंसाफ के जमाने में खोने वाली मेरी रहायश है, अब तहरीक इंसाफ का MP है, उसने उधर जाता ही कोई नहीं। वो कहते हैं ये तो राना अजीम रहता है। मेरा सिर्फ गुनाह ये है कि भी मैं एक सियासी आदमी हूँ, उसकी सियासत की मुझे सजा मिल रही है। 10 साल से मेरी गली के अंदर जब बारिश होती है तो एक फुट पानी है। कभी मुझे, चूँकि जो सियासतदान होता है, अच्छा सियासतदान वो नहीं होता जो सिर्फ अपने मफादात को देखे। इसलिए मैं कहता हूँ इनसे बिल्कुल ये सिस्टम बंद कर देना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को बल्दियाती इलेक्शन कराने चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन लोगों के घरों तक सारा सिस्टम चलता है। आज वो जो MPA को देते हैं फंड, अभी उन्होंने DC साहब ने 3-4 दिन पहले 36 करोड़ के फंड दिए हैं मुख्तलिफ अदारों में, उसमें लोकल गवर्नमेंट के भी हैं। ये लोकल गवर्नमेंट के हैं, वो MPA को जाने हैं, तो हमें तो पता ही नहीं मेरे वो MP है कहाँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। राना मोहम्मद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी सियासत के
एक्सपीरियंस से मुस्तफिद जो है वो हमें कर रहे थे। और इनका कहना है कि इनको जो सियासी सूरत हाल अब मौजूदा नजर आ रही है, आने वाला दौर फैसलाबाद के अंदर, पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर काफ लीग का होगा, इनका ऐसा कहना है। अब देखेंगे ये कि आने वाले दौर में अवाम किसे मुंतखब करती है। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को नाज़रीन दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है।